Hello students, today we understand class 7th science chapter 4 transportation in plants and animals। इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड वाटर एंड ऑक्सीजन। हम बिना फूड वाटर और ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बट हाउ डज ईच पार्ट ऑफ द बॉडी रिसीव्स दिस। पर आपने कभी ये पढ़ा है कि ये जो फूड ऑक्सीजन और वाटर जो है ये आपके बॉडी के सारे पार्ट्स तक कैसे पहुँचते हैं। सिमिलरली वेस्ट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी नीड टू बी रिमूव। उसी तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। There exists a mechanism in all the living organism which transport substance from one part to another। इसलिए एक मैकेनिज्म की प्रोसेस होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि जो जो भी सारे इसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। Plants and animals have the different method of transportation for the distribution and removal of substances। प्लांट और एनिमल दोनों में अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का वो, और जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनका रिमूवल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड द एक्सक्रेटरी सिस्टम रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में वो सारे जो सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, और जो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है वो सारे सब्सटेंस को क्या करता है, जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है हमारी बॉडी से। लेट अस स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है वो। द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। द सब्सटेंस दे ट्रांसपोर्टेड इन एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर फूड वाटर एंड मिनरल्स ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्लांट हुआ या फिर एनिमल हुआ, दोनों की बॉडी में जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फूड वाटर मिनरल्स ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स। इन ऑल द ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस इनसाइड देयर बॉडीज टू सस्टेन लाइफ। क्या होता है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरीके की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, जिसके कारण ही हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल होती है। मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द सेल ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये किसके बीच में होता है, सेल के बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ऑर्गेनिज्म विच आर इज फॉलो। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं जो कि नीचे बताए हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेल्यूलर एंड सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेल्यूलर होते हैं यानी कि जो सिंगल सेल्यूलर होते हैं उनके बीच में, या फिर जो सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है वो होता है। इन यूनिसेल्यूलर एंड द सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा एंड द sponges, the distribution of material can be adequately carried by the two process, diffusion and streaming movement of the cytoplasm। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हुआ, स्पॉन्जेस हुआ, इनके वो प्रोसेस होती है एक डिफ्यूजन की और दूसरी है स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इन दोनों प्रोसेस से क्या होता है, ये सारा जो मूवमेंट या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कंप्लीटली होता है। अब नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई रहती है,
उनमें किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है? द इवोल्यूशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ हायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नेसेसिटी द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेल्स होती है ना, और ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, इसलिए उसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या होता है, फुली डेवलप्ड होता है ना, या फिर प्रॉपर डेवलप होता है। उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है और एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इन दोनों सिस्टम की हेल्प से पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंप्लीटली होता है। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब कौन कौन से मोड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के? प्लांट एंड द एनिमल हैव डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। प्लांट और एनिमल में दोनों में अलग अलग तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। द सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड आर आल्सो डिफरेंट, और इनमें जो सब्सटेंस ट्रांसफर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज बाय द वेस्कुलर सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन में जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो वेस्कुलर सिस्टम से होता है, और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। और एनिमल में जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांट में और एनिमल में दोनों में ही ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो अलग अलग है, यानी कि प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम है और एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि दोनों में जो मटेरियल ट्रांसफर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इसलिए अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीज दैट देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लांट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। वी हैव लर्न्ड दैट प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द लीव्स। हमने ये पहले ही पढ़ चुका है कि प्लांट में जो रूट होती है वो क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है सॉइल से और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, और उनको कहाँ ट्रांसफर करती है? लीव्स में। द लीव्स प्रिपेयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस फूड इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सो डेट दे कैन गेट एनर्जी। अब उसमें क्या होता है, जो लीव्स होती है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और उसी फूड से उन प्लांट्स को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, और जिससे प्लांट ग्रो करता है। दस द फूड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए वो जो फूड बना है उस फूड को बॉडी के सारे पार्ट में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके बारे में। प्लांट रूट्स हैव हेयर्स विच हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट की जो रूट होती है उसमें हेयर्स होते हैं, जिससे वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल से वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया विच हेल्प इन अ ग्रेटर एब्जॉर्प्शंस एंड आर इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर इन द सॉइल। जो रूट हेयर होते हैं, यानी कि रूट पे जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं सॉइल के अंदर, जिससे क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। प्लांट हैव टिश्यूज़। प्लांट में क्या होता है? टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेशल टास्क इन एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। दिस टिश्यू कॉल्ड अ वेस्कुलर टिश्यू is made up of special cell which help in transporting water and nutrients। अब प्लांट में ये जो टिश्यू होते हैं ये क्या कहलाते हैं? वेस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं, जो कि स्पेशल सेल से बने हुए रहते हैं, और इनका काम क्या रहता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करना, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग में इसको यूज में लिया जाता है। द वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज जाइलम। वो वेस्कुलर टिश्यू जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है वो क्या कहलाते हैं? जाइलम कहलाते हैं। द जाइलम इज अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ वेसल्स दैट रन्स थ्रू द रूट्स अप टू द ब्रांचेस एंड द लीव्स थ्रू द स्टेम। क्या होता है, ये जो जाइलम जो है ये कंटिन्यूअस इनके बीच में नेटवर्क बना हुआ रहता है वेसल्स का, जिसमें
ये कहाँ से, रूट से ब्रांचेस तक होती है और लीव से वापस स्टेम तक होती है। दिस मेक्स द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स टू रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जिसकी हेल्प से वाटर और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही प्लांट के सारे पार्ट में पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया जाइलम। ये देखो, ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अब आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इज यूटिलाइज्ड बाय इट। जो वाटर प्लांट ने यूटिलाइज किया है वो सारा वाटर उसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। वाटर इज लॉस्ट बाय द प्लांट थ्रू द ट्रांसपिरेशन। तो इस कंडीशन में जो वाटर, एक्स्ट्रा वाटर रहता है, वो प्लांट के द्वारा लॉस्ट कर दिया जाता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। This create a low pressure and a suction pool in a generated within the plant that pulls up water and nutrients to the greater height in the plant. It is similar to the pool generated when the suck juice or a water through a straw. अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप जिस तरीके से आप नली से पानी पीते हैं या फिर जूस पीते हैं तो वो किस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता है, सेम उसी तरीके से इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर जो रहता है वो पूरा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन आल्सो हेल्प इन द टू कूल द प्लांट। ट्रांसपायरेशन जो होता है वो प्लांट को ठंडा बनाने में भी, ठंडा रखने में भी हेल्प करता है। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द एंटायर पार्ट्स प्लांट्स बॉडी। अब जो फूड प्लांट ने प्रिपेयर करा है लीव्स में, उसको भी ट्रांसपोर्ट करना होता है बॉडी के सारे पार्ट्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसलोकेशन कहलाती है। एंड इट इज कैरीड बाय द अदर वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फेलम। और ये जो प्रोसेस होती है ये और दूसरे जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म की जाती है, और जिसको क्या कहा जाता है, फेलम। ये फेलम वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। द जाइलम and phellem are the vascular tissues that help to transport food, water and mineral। इसलिए जाइलम और फेलम ये दो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को, वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेशन। यानी कि जो ट्रांसपेरेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है उसको आपको अगर ऑब्जर्व करना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अ पोटेड प्लांट एंड अ पॉलीथीन बैग। दोनों चीज़ें आपको लेना पड़ेगी, एक गमला लेना पड़ेगा और एक पॉलीथीन बैग लेना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ हिस्से पे, उस प्लांट के कुछ हिस्से पे आपको उस पॉलीथीन से अच्छे से कवर कर देना है और उसको ऐसे कैसे रख देना है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही लाइट गिरेगी, सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या फिर अगर सनलाइट नहीं भी गिरेगी तो कुछ घंटों में जब आप उसको उस खुले में रख दोगे तो क्या होगा, वो पॉलीथीन बैग जो है, जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो पॉलीथीन बैग्स है उसमें आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है जो कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में बाहर हो जाता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी, टू शो दैट जाइलम कंडक्ट वाटर इन द प्लांट्स। जो जाइलम जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर होता है प्लांट में। मटेरियल रिक्वायर्ड अ ग्रीन लीफी balsam plants and a एओजाइन सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, एक बाल्सम प्लांट लेना है हरी पत्तियों वाला का, और उसमें एक आपको क्या करना है, अलग से थोड़ा सा आयोजिन सॉल्यूशन लेना है। प्रोसीड्यूर करना क्या होगा आपको, टेक अ ग्रीन लीफी बाल्सम प्लांट्स, वॉश इट्स रूट्स एंड क्लीन वाटर। आपको ये जो ग्रीन प्लांट आपने लिया है इसको आपको अच्छे से धोना है साफ पानी से, उसकी रूट्स को। प्लेस इट इन द आयोजिन सॉल्यूशंस विच इज रेड इन कलर। आपको उसको कहाँ रखना है, आयोजिन सॉल्यूशन में रखना है जो कि रेड कलर का होता है। लीव द प्लांट इन अ सॉल्यूशन फॉर एन आवर। आपको क्या करना है, कुछ घंटों के लिए उसको सॉल्यूशन को ऐसे कैसे रख देना जैसे डायग्राम में बता रहा है। फिर ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व डेट रेड स्टेक्स अपेयर इन द स्टेम एंड द वेन्स ऑफ द लीव्स बिकम रेड। अब क्या होगा, आप ये देखोगे कि रेड स्टेक्स जो है वो आपको दिखाई देंगे उसकी स्टेम में, और जो उसकी जो वेन्स होती है लीव्स में वो भी कैसी हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी।
When transverse section of the stem is taken, it is noticed that only walls of the xylem vessels have been stains red. आप जब उसको उठा के देखेंगे या फिर उसको कट करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ जो जाइलम वाल्स होती है वो ही क्या होगी, रेड होगी, बाकी की ऐसी ही रहेगी. दिस प्रूव्स दैट द जाइलम इज अ ट्रू टिश्यू विच कंडक्ट वाटर अपवर्ड्स इन द प्लांट. इससे ये प्रूव होता है कि हाँ रियल में प्लांट में जाइलम वेसल्स होती है और वो वाटर को क्या करती है, ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है. तो ये एक्टिविटी हो गई हमारी. नेक्स्ट एक्टिविटी है टू शो डेट द फिल्म ट्रांसपोर्टेड फूड मटेरियल्स इन द प्लांट. अब हमको इस एक्टिविटी में क्या करना है कि जो फिल्म वेसल्स होती है वो किस तरीके से मटेरियल जो है, फूड मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट में. मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा इसमें. अ पोटेड प्लांट विथ देयर स्टेम, एक पोटेड प्लांट लेना है, गमला लेना आपको, उसमें उसकी स्टेम भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप उसकी स्टेम को कट कर दें. प्रोसीड्यूर करना क्या होगा आपको, टेक अ पोटेड प्लांट विद द थिक स्टेम, एक मोटी स्टेम वाला आपको प्लांट लेना है. रिमूव द फेलम टिश्यू, उसमें से आपको फेलम टिश्यू को रिमूव करना होगा. ऑब्जर्व द स्टेम आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद उस सिस्टम को आपको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व डेट देयर इज अ स्वेलिंग इन द अपर पोर्शन. आप ये देखेंगे कि उस स्टेम का जो अपर पोर्शन है उसमें आपको स्वेलिंग दिखाई देगी. देखो, द स्वेलिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड मटेरियल. ये जो स्वेलिंग हुई है ये किसकी वजह से हुई है, एक्यूमुलेशन के कारण. जो फूड मटेरियल है उनमें एक्यूमुलेशन के कारण ये स्वेलिंग आई है. इट हैपन्स टिल द फेलम टिश्यू इज रिमूव्ड, ये कब हुआ, जब फेलम टिश्यू ने को आपने रिमूव किया. द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल टू द लोअर पोर्शन गेट ब्लॉक्स. इसमें क्या होगा, जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ पे फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है. देखो ये इस तरीके से फेलम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल इन प्लांट, इस तरीके से जो फेलम होती है वो क्या करती है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट में. अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्रेशन इन प्लांट्स. प्लांट के अंदर भी कुछ वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं उनको एक्सक्रेट करना जरूरी होता है प्लांट के लिए. तो क्या क्या वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट में वो हम पढ़ लेते हैं. द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे टाइम प्रोड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन एट नाइट आर द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स. क्या होता है, जब डे टाइम होता है उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो प्लांट में किसी काम की नहीं होती है, इसलिए उसको उसमें प्लांट में से रिमूव करना जरूरी होता है. एक्सेस वाटर इन द प्लांट इवेपोरेट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, और जो एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट में इवेपोरेट हो जाता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में. द प्लांट कैन स्टोर सम ऑफ द वेस्ट इन देयर वैक्यूल्स इन अ सेल्स ऑफ देयर लाइफ टाइम. अब प्लांट जो होते हैं वो उनके वैक्यूल्स में कुछ वेस्ट को पूरी लाइफ टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं. सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड in the form of crystals such as the calcium oxalate and the calcium carbonate that are stored in the bark, leaves and the fruits. अब उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में पेड़ की जो छाल होती है उसमें, पत्तियों में और फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है. द वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर इन द लीव्स और फ्रूट्स आर रिमूव्ड व्हेन दे नेचुरली फॉल डाउन फ्रॉम द प्लांट्स आफ्टर देयर मेच्योरिटी पीरियड. अब क्या होता है, जो वेस्ट लीव्स में और फ्रूट्स में स्टोर हुआ है वो तो क्या होता है कि जब वो नेचुरली क्या हो जाती है, उनका जो मेच्योरिटी पीरियड जो होता है वो पूरा हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, टूट के गिर जाते हैं नीचे, तो उस टाइम पे उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर हो जाता है. सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द प्लांट्स आर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू आल्सो. अब कुछ प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जैसे कि सच एज राइजेंस, गम्स, नेचुरल रबर एंड द एसेंशियल ऑयल्स. ये क्या होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनको आप बेच सकते हो मार्केट में.
नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीज दैट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किससे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से ये पूरी प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होती है। लेट अस स्टडी अबाउट देम। अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर वो किससे बना हुआ रहता है, ब्लड से, ब्लड वेसल से और हार्ट से, इन तीनों चीज़ों से होता है। द ब्लड, अब ब्लड क्या होता है, द ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स। और ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है उसको लंग्स से सेल तक ट्रांसफर करता है। द ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी, द रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन। जो रेड ब्लड सेल होती है हमारी बॉडी में, जो ब्लड होता है वो चार चीज़ों से मिलकर बनता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इन चारों चीज़ों से मिलकर हमारा ब्लड जो है वो बनता है। तो जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है विच कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। So the oxygen attached to the hemoglobin and it is carried to the living cells of the body where the oxygen is released to the cells through the capillaries। अब क्या होता है कि ये क्या करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती है, तो वो अट्रैक्ट जब वो करेगी तो उसमें क्या हो जाएंगे, वो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ब्लड के साथ में वो सारी जो सेल है बॉडी की उन तक पहुंच पाएंगे। Did you know it is difficult to provide oxygen deficiently to all the body cells without hemoglobin। अगर मान लो हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो शायद हमारे जो बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वो सारे पार्ट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, बट हीमोग्लोबिन की वजह से वो सारे बॉडी के पार्ट में या फिर सारी सेल तक पहुंच जाता है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हमने बात करी, हमारा जो ब्लड जो होता है वो चार चीज़ों से बना, 4 कंपोनेंट से बना हुआ रहता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो रेड ब्लड सेल जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 25 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल होती है एक पर्सन के अंदर। और ये जो रेड ब्लड सेल होती है ये कुछ महीनों तक ही जीवित रहती है और उसके बाद में मर जाती है, और उसके बाद में नई जो रेड ब्लड सेल होती है वो बनती है, और वो लगभग 2 मिलियन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 मिलियन रेड ब्लड सेल जो है वो नई बनती है। और ये इनका शेप कैसा रहता है, डिस्क जैसा शेप रहता है, जो कि अंदर से क्या रहता है, फ्लैटेंड। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे ब्लड में। उसके बाद में आता है हमारा जो वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो होती है वो भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या करती है, वाइट ब्लड सेल जो होती है वो जर्म्स से फाइट करती है। अगर मान लो हमारी बॉडी में किसी जैसे कहीं पे कट लग गया, या फिर हमारे नोज से, है ना, क्या होता है, या फिर हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे थ्रोट से किसी तरीके के जर्म्स अगर हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो जिस एरिया में ये जो जर्म्स इंटर करते हैं, जहाँ पे भी ये जर्म्स इंटर हुए, ये वाइट ब्लड सेल जो है वो उसी टाइम वहाँ पे पहुँच जाती है और फिर क्या करती है, उन जर्म्स को खत्म कर देती है। तो वाइट ब्लड सेल जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। कुछ वाइट ब्लड सेल जो रहती है वो कुछ घंटों तक ही जीवित रहती है, और कुछ ऐसी होती है जो कि कुछ सालों तक जीवित रहती है। तो ये हो गया आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। अब अगला हमारा आता है प्लेटलेट्स।
Platelets are smaller than the red blood cell and help the blood to clot when there is a cut. प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स से छोटे होते हैं साइज में, और इनका काम क्या रहता है, क्लोट यानी कि थक्का जमाना। जहाँ पे मान लो अगर कहीं पे कट लग जाता है तो आप कुछ समय उसको अगर दबा के रखते हो तो प्लेटलेट जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, वहाँ पे क्लोटिंग यानी कि थक्का जमा देते हैं, जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। When we are injured with the platelets immediately help to begin a series of chemical reactions that stop the bleeding. क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। मान लो अगर हमको कहीं पे कट लग जाता है तो उसी टाइम एक केमिकल रिएक्शन होती है, और उसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उस जगह के कट पे क्या करते हैं, क्लोथिंग करते हैं, और उसमें वो जो ब्लडिंग जो हो रही है हमको, ब्लड जो हमारा फ्लो हो रहा है बाहर वो रुक जाता है। देयर आर केमिकल्स कॉल्ड क्लोटिंग फैक्टर्स फाउंड इन द प्लाज्मा। कुछ केमिकल फैक्टर्स पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। वन फॉर्म इज फेब्रिन, उसमें से एक क्या होता है, फेब्रिन होता है, विच इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग थ्रेड्स डेट फॉर्म अ नेट लाइक मेश डेट ट्रेप्स ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स टू सील द ब्रेक. This eventually becomes a clot that seals the wounds while the vessel is repaired. अब इसमें क्या होता है, उसमें प्लाज्मा के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके, वो क्या करते हैं जिस टाइम पे अगर कहीं पे अगर हमको कट लगता है तो वो भी उस टाइम पे उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और हमारी जो वेसल्स जो होती है वो उस टाइम पे रिपेयर हो जाती है। व्हेन द कट इज ऑन द स्किन, मान लो हमारी स्किन में किसी तरीके का कट लग जाता है, द क्लॉट बिकम द स्क्रैप बिकॉज इट हार्डेंस इन एयर। तो उस टाइम पे आप देखोगे कि अगर आपकी स्किन में जो कट लग जाता है तो वो कैसा हो जाता है, उस पर एक ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस जो है वो उसकी एक लेयर जो है वो जम जाती है। दिस इज द बॉडीज वेज ऑफ स्टॉपिंग द लॉस ऑफ द ब्लड व्हेन यू आर इंजर्ड। ये एक हमारी बॉडी का तरीका है जिससे हमारी बॉडी से जो ब्लड लॉस हो रहा है वो या रुक जाता है जब हम इंजर्ड होते हैं। जब हमको किसी तरीके की लग जाती है तो उस टाइम पे ये प्रोसेस होती है और हमारा जो ब्लड जो फ्लोइंग हो रहा है वो रुक जाता है। If there is a severe cut, you must act quickly to avoid the loss of a large amount of the blood. अगर मान लो आपको ज़्यादा कट जाता है, किसी बॉडी के किसी पार्ट में ज़्यादा कट जाता है और ब्लड जो है वो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ये करना चाहिए कि कम से कम जो ब्लड है वो फ्लो हो आपके बॉडी से। द बेस्ट वे टू स्टॉप ब्लीडिंग इज़ टू अप्लाई प्रेशर डायरेक्टली टू द बाउंड। एक सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप क्या करो, जिस एरिया में कट लगा है, जिस एरिया में आपको लगी है उस एरिया में क्या करो, आप प्रेशर अप्लाई करो डायरेक्टली, जिससे क्या होगा, जो ब्लड जो है उसका फ्लो कम पड़ेगा, मतलब जो लॉस हो रहा है ब्लड वो। उसके बाद में अ क्लीन क्लॉथ शुड बी यूज्ड टू अवॉइड इन्फेक्शन। आप उस जगह पे जहाँ पे आपको कट लगा है वहाँ पे एक साफ कपड़ा भी बांध सकते हैं जिससे क्या हो, इन्फेक्शन नहीं हो। समटाइम्स पीपल्स आर कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू विद अ नोज ब्लेड। अब बहुत सी बार लोग बाग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि अगर किसी को नोज ब्लीडिंग होती है यानी कि नाक से खून बहता है तो उस टाइम पे क्या करें। अब वहाँ पे तो हम किसी तरीके का कपड़ा नहीं बांध सकते और दबा भी नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, द बेस्ट थिंग्स टू डू इज़ टू पिंच द नोस्ट्रिल्स टुगेदर विद द हेड हेल्ड स्ट्रेंथ। हमको क्या करना चाहिए उस टाइम पे, उसको क्या करना चाहिए, सीधे उसको सुला देना चाहिए ताकि जो ब्लड जो है, और उसके नाक को कुछ समय के लिए दबा के रखना चाहिए जिससे कि वो जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो रुक जाए। द ब्लड हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन। जो ब्लड होता है उसके कुछ इस तरीके से काम होते हैं, जैसे कि इट सप्लाइज द फूड एंड द ऑक्सीजन टू एवरी बॉडी सेल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क है कि वो क्या करे, फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई करे बॉडी के सारी सेल में। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखे सही तरीके से। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द सेल, जो हमारी जो सेल जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसको बाहर निकालने का काम। इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन दे। ये सारा काम किसका होता है, ब्लड का।
Did you know there is a no substitute for the human blood? ह्यूमन ब्लड इज ए ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप्स. हमारे जो ह्यूमन में जो ब्लड होता है वो सब में एक जैसा ब्लड नहीं होता है. उसके कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे कि ए बी, ए बी या फिर ओ. ये क्या है? ब्लड ग्रुप है. Each letter refers to a kind of an antigen or protein on the surface of a red blood cell. इनमें क्या रहता है कि कुछ चीज़ें होती है जो कि सब में अलग अलग होती है, इसलिए इनके जो ग्रुप है वो बनाए गए हैं ब्लड के. ईच ईयर मोर देन 4 to 5 मिलियंस लाइव्स आर सेव्ड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब हर साल लगभग 4 से 5 मिलियन लोगों की जानें बचाई जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. मतलब एक पर्सन का जो ब्लड है वो दूसरे पर्सन के उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है. इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं. देयर इज अनदर फ्लूइड इन अ ब्लड डेट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन. इट इज़ कॉल्ड लैम्प. हमारे ब्लड में एक और फ्लूइड होता है जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है जिसको लैम्प कहते हैं. अब जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है, यानी कि जिसको हम नर्व्स कहते हैं, वो ब्लड फ्लोज थ्रू अ सिस्टम ऑफ अ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल. हमारा ब्लड जो है वो ट्यूब्स की हेल्प से फ्लो करता है जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती है. वो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम ट्रांसपोर्ट डिफरेंट रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सिमिलरली. क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये मटेरियल ट्रांसफ़र करती है हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी क्या करती है, कलेक्ट करती है सारी सेल से. द आर्टरीज आर लार्ज ब्लड वेसल्स डेट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कलेक्ट करती है हार्ट से. आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स. आर्टरीज जो होती है वो छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड रहती है. दिस वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज. ये वेसल्स क्या कहलाती है, कैपिलरीज कहलाती है. द कैपिलरीज आर ज्वाइन टू फॉर्म वेन. और ये कैपिलरीज जो है ज्वाइन होती है और इससे क्या बनाती है, वेन्स बनाती है. विच रिटर्न्स द ब्लड टू द हार्ट. और जो कि क्या करती है, उस ब्लड को वापस हार्ट तक पहुंचाती है. द लार्जेस्ट आर्टरी इज द अरोटा. जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो क्या है, अरोटा है. इट रिसीव्स द पुश ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये क्या करती है, जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है उस ब्लड को क्या करती है, रिसीव करती है. देयर इज अ क्वाइट बीट प्रेशर बिहाइंड दिस पुश. इस टाइम पे क्या होता है, एक हल्का सा प्रेशर लगता है. सो द आर्टरीज आर फ्लेक्सिबल. इसलिए आर्टरीज क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है. दे एक्सपेंड एंड दे मूव बैक टू द देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप. और इसलिए वो वापस से अपने उसी सेम साइज में आ जाती है, शेप और साइज में आ जाती है. द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द लिविंग सेल्स एंड टू कलेक्ट द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसका ये रहता है कि ऑक्सीजन को और जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको सारी सेल तक पहुंचाए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उनको क्या करें, कलेक्ट करें. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द कैपिलरीज. जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस में होता है, कैपिलरीज में होता है. आफ्टर ब्लड सेल्स हैव डिलीवर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड पिकअप वेस्टेज दे मूव इनटू वेन्स. अब क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होती है वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को अपनी जगह पहुंचा देती है और वेस्ट जो होता है उसको पिकअप कर लेती है और उसमें कहाँ पे, वेन्स जो होती है उसमें मूव कर देती है. वेन्स रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स टू द हार्ट. और उसके बाद में जो वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट तक ले जाती है. दे आर द स्ट्रक्चर सिमिलरली टू आर्टरीज. इनका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे आर्टरी का होता है वैसे ही होता है. वेल्स आर द प्रेजेंट इन द वेन्स विच प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग बैक टू द ऑर्गन. उसमें वेल्स जो होता है वो क्या करते हैं, ब्लड को प्रिवेंट करते हैं ताकि वेन्स से जो ब्लड है वो वापस ऑर्गन में नहीं जाए.
तो ये देख सकते हैं आप, ये ब्लड वेसल्स, ये इस तरीके से होते हैं ब्लड वेसल्स, ये डायग्राम में जिस तरीके से दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है द हार्ट। द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ एन एडल्ट फिस्ट एंड इट इज लोकेटेड जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द ह्यूमन चेस्ट। हार्ट जो होता है वो हमारे ह्यूमन के चेस्ट में लेफ्ट हैंड साइड में होता है, मतलब ह्यूमन का जो चेस्ट होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में होता है। द हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। हार्ट जो है वो किसके द्वारा प्रोटेक्टेड किया जाता है? रिब केज के द्वारा, यानी कि हमारी जो आगे के सामने की जो हड्डियाँ जो है वो क्या कहलाती है? रिब केज कहलाती है, उससे उसको प्रोटेक्शन मिलता है। मोर देन 50% ऑफ द हार्ट वेट इज मसल। हार्ट में लगभग 50% जो वेट होता है वो किसका होता है? मसल्स का होता है। हाउएवर दिस इज अ स्पेशल मसल कॉल्ड अ कार्डियक मसल। इसमें कुछ स्पेशल मसल्स होते हैं जिनको कार्डियक मसल कहा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स डेट डज नॉट बिकम टायर्ड और फैटिग्यूज आफ्टर द प्रोलोंग्ड यूज। ये जो मसल्स होती है ये मसल फाइबर्स जो होते हैं ये खराब नहीं होते हैं अगर लंबे समय तक भी अगर इनको यूज में लिया जाए तो। मसल्स इन योर आर्म्स एंड द लेग्स आर डिफरेंट, बट जो हमारे जो आर्म्स और लेग्स में जो मसल्स होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है। एंड आफ्टर स्टिमुलस यूज दे बिकम्स फैटिग्यू, मतलब अगर वो यूज में नहीं ली जाए तो वो क्या धीरे धीरे करके क्या हो जाती है? फैटी मसल्स हो जाती है। द हार्ट कैन नेवर बिकम टायर्ड बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली वर्किंग नाइट एंड द डे फॉर योर इंटायर लाइफ। हार्ट में ये इस तरीके से हमारी जो मसल्स जो है वो फेट वाली नहीं होती है, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो कंटिन्यूस वर्क करता है 24 आवर, मतलब पूरा चाहे दिन हो या फिर रात, तो हमेशा जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वो हार्ट जो है हमारा वो वर्क करता है। द हार्ट इज मेड अप ऑफ 2 पम्प्स। हमारा जो हार्ट जो है वो 2 पंप से बना है, वन ऑफ द राइट साइड एंड द वन ऑन द लेफ्ट साइड। एक जो होता है वो राइट हैंड साइड में होता है और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ये 2 पंप होते हैं। द वॉल ऑफ द थिक टिश्यूज कॉल्ड द सेप्टम। इसकी जो वॉल जो होती है, इन पंप की जो वॉल होती है वो थिक टिश्यू से बनी हुई रहती है जिसको सेप्टम कहा जाता है। सेपरेट द हार्ट इनटू 2 साइड्स, जो कि क्या करती है? 2 साइड, मतलब हमारे हार्ट को 2 साइड में डिवाइड करती है। देयर आर द 2 चेम्बर्स फाउंड ऑन ईच साइड। दोनों साइड में 2-2 चेम्बर होते हैं। फॉर अ टोटल ऑफ 4 चेम्बर्स। इस तरीके से टोटल हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, दोनों साइड में 2-2। द 2 अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। जो अपर चेम्बर्स यानी कि जो ऊपर की साइड के जो चेम्बर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एट्रिया कहलाते हैं। एंड 2 लोअर चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और जो नीचे के 2 चेम्बर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ये इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इस तरीके का होता है हमारा हार्ट। In the right atrium, blood is collected as it returns from its trip throughout the body. The blood has a very little oxygen, but it carries the carbon dioxide, a waste products released by the cells. अब क्या होता है कि ये जो राइट एट्रियम होता है ये क्या करता है? ब्लड कलेक्ट करता है बॉडी से, मतलब यानी कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन अब क्या होती है? कम क्वांटिटी में होती है और उसके साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो हमारे बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजन वाले ब्लड की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है। द कलर ऑफ दिस ब्लड इज डार्क रेड। तो ये जो ब्लड जो राइट एट्रियम में जो आता है इसका कलर कैसा होता है? डार्क रेड कलर होता है। एट द बॉटम ऑफ द राइट एट्रियम इट इज अ वन वे वेल्व that opens to allow the blood to the lower chambers called the right ventricle. अब वहाँ से क्या होता है? वन वे वेल्स होता है जिसमें से वो क्या हो जाता है? वो ओपन हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड जो है वो कहाँ चला जाता है? लोअर चेम्बर में चला जाता है, जिसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। The one way valve will not allow the blood to flow back into the upper chamber। और वहाँ आने के बाद में ब्लड जो है वापस उसी चेम्बर में नहीं जा सकता, वो अलाउ नहीं करती है उसको। जिस चेम्बर से वो आया है ब्लड उसी चेम्बर में वापस नहीं जाता है। दिस इज अ मस्कुलर चेम्बर्स डेट कॉन्ट्रैक्ट विद अ ग्रेट फोर्स। इट pushes the blood through the semilunar valves into the pulmonary artery।
अब इसके बाद में यहाँ पे मस्कुलर चेम्बर होते हैं। ये मस्कुलर चेम्बर क्या करते हैं, ये इनमें ये ग्रेट फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण जो ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ पुश होता है, मतलब कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। द पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड्स इनटू टू पाथ लीड टू द टू लंग्स। अब उसके बाद में जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो दो पाथ में डिवाइड होती है। द ब्लड रिच विद द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इनटू द लंग्स, और वो किससे कनेक्टेड रहती है, लंग्स से कनेक्टेड रहती है, जिसमें जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। हियर देयर इज अ गैस एक्सचेंज एज अ कार्बन डाइऑक्साइड पासेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स वेयर इट विल बी एक्सेल्ड फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स की हेल्प से क्या हो जाती है, एक्सेल्ड हो जाती है, हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है। द एयर ब्रीथेड इनटू द लंग्स हैज ऑक्सीजन इन इट। और जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उस टाइम पे ऑक्सीजन, जो हमारे लंग्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन चला जाता है। द ऑक्सीजन मूव्स इन द ब्लड्स टू बी कैरीड टू द लिविंग सेल, और वहाँ पे उस टाइम पे जो ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के साथ में मिक्स हो जाती है ताकि वो बॉडी के सारे सेल में जा सके। द पल्मोनरी वेन्स नाउ ब्रिंग्स द ब्लड रिच इन द ऑक्सीजन बैक टू द हार्ट, और जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो वापिस से उस ब्लड को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है उस ब्लड को कहाँ ले जाती है, हार्ट में ले जाती है। इट इंटर्स द लेफ्ट एट्रियम्स एंड देन मूव्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कहाँ जाती है, पहले लेफ्ट एट्रियम में जाती है और वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में। द ब्लड इज नाउ अ ब्राइट रेड बिकॉज इट इज रिच विथ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा है, ब्राइट रेड, क्योंकि इस ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग द ब्लड इनटू द अरोटा। अब यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो क्या करती है, उस ब्लड को अरोटा में पहुँचाती है, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी में। द ब्लड इज नाउ एन ऑन इट्स वे थ्रू आउट द बॉडी। इस तरीके से हमारी बॉडी में जो ब्लड जो है वो कंटिन्यूस सर्कुलेट होता रहता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्चुअली वर्क अबाउट 6 टाइम्स हार्डर देन द राइट वेंट्रिकल बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द ब्लड द पुश इट नीड टू ट्रेवल थ्रू आउट द होल बॉडी। अब देखो हमारी जो राइट वेंट्रिकल होती है ये क्या होती है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका जो काम जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। द मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमली। द नॉर्मल हार्ट बीट अबाउट 70 to 80 टाइम्स इन 1 मिनट। अब हमारी जो हार्ट की जो मसल्स होती है वो हमेशा लगभग कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है कंटिन्यूसली, मतलब एक मिनट के अंदर हमारी जो हार्ट बीट जो है वो कितनी 72 से 80 होती है। वन हार्ट बीट इंक्लूड अ फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, सिस्टोल, रिलैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स और अ जनरल पुश डायस्टोल। अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो हार्ट की जो मसल होती है वो क्या होती है, स्टोलोल, सिस्टोल, और जो रिलैक्शन होता है उसमें क्या होता है, डायस्टोल। If we place our hand on the left side of our chest, we can feel our heartbeat। अब अगर हमारे हार्ट को हमारे हाथ को अगर हम हमारे चेस्ट पे रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हम हमारी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। एज अ ब्लड फ्लो थ्रू आवर आर्टरीज वी कैन फील थ्रोबिंग सेंसेशन। अगर जब हमारी आर्टरीज जो है उसमें से ब्लड फ्लो होता है तो हमको थ्रोबिंग सेंसेशन मिलते हैं। द सेम कैन बी फेल्ट एट द इनर साइड ऑफ आवर रिस्ट और नेक। सेम सेंसेशन हमको हमारे रिस्ट में और हमारी नेक में भी देखने को मिल सकते हैं। दिस थ्रोबिंग सेंसेशंस ऑफ द ब्लड बीइंग पम्प्ड बाय द हार्ट इनटू द, ये जो थ्रोबिंग सेंसेशन है ये किसके द्वारा मिल रहे हैं अपने को, ब्लड के द्वारा, कि ब्लड जो है वो हमारा हार्ट से होते हुए सभी दूर जा रहा है। आर्टरीज इज कॉल्ड पल्स। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ पल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट, दिस इज कॉल्ड पल्स रेट। अब हम हमारी पल्स को काउंट कर सकते हैं, है ना,
कि हमारी 1 मिनट में कितनी पल्स रेट है। अब ये डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है वेन्स और आर्टरीज के बीच में, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। अब क्या होता है कि हम जो डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, स्टेथोस्कोप से हमारी हार्ट बीट रेट को मेजर करता है ना। मतलब हमारे हार्ट बीट, देखो हमारे हार्ट में दो फेस होते हैं, एक लब डब यानी कि लब और डब, ये दो तरीके के फेस होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसको हम धक धक बोलते हैं ना, वो धक धक नहीं होता है, वो लब डब होता है। ये दो साउंड प्रोड्यूस होता है और इस साउंड को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। हमारे हार्ट के इस साउंड को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। अगर आपको तो डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप का, पर अगर आपको घर पे बनाना है तो आप पाइप की और फनल की हेल्प से स्टेथोस्कोप बना सकते हैं। ये डायग्राम में जिस तरीके से बता रखा है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द वेन्स एंड फील द आर्टरीज इन द बॉडी। अब हमको क्या करना है, हमारी वेन्स जो होती है उनको फील करना है और हमारी आर्टरीज जो होती है उनको। प्रोसीड्यूर करना क्या होगा, ट्राई टू लुक एट एन एल्डरली पर्सनस हैंड। आप क्या करो, एक बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में देखो। यू विल सी द ग्रीनिश ब्लू लाइन्स, आपको ग्रीनिश कलर की ब्लू ब्लू लाइन्स दिखाई देगी उनके हाथों में। दीज ब्लू ग्रीनिश ब्लू लाइन्स आर वेन्स। ये जो ग्रीनिश ब्लू कलर की आपको लाइन्स दिखाई दे रही है ये क्या होती है, वेन्स होती है। आप इसको देख सकते हैं आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है या फिर आपके आसपास में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके हाथ में देख सकते हैं आप। यू कैन नॉट सी द आर्टरीज बिकॉज दे आर डीपली सीटेड, द वेन्स आर शैलो। देखो क्या होता है, आप आर्टरीज को नहीं देख सकते, आप वेन्स को तो देख पाते हो बट आर्टरीज को नहीं देख पाते हो क्योंकि वो बहुत अंदर गहराई में होती है और उसके ऊपर वेन्स हमारी होती है। हाउएवर यू कैन फील एन आर्टरी बाय जेंटली होल्डिंग द wrist ऑफ योर राइट हैंड विद द फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड। आप आर्टरीज को सिर्फ फील कर पाते हो, वो भी कैसे, आप आपके राइट हैंड की जो wrist है, कलाई जो है, वहाँ पे अगर आप पकड़ोगे लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां जो है उनसे अगर आप पकड़ोगे तो आपको बिल्कुल वहाँ पे सेंसेशन उसका मिलेगा। समवेयर इन द मिडिल ऑफ योर wrist यू मे फील पम्प्स इन द ब्लड फ्लो। आपका जो ब्लड की जो फ्लोइंग होती है उसका सेंसेशन आपको आपकी कलाई के वहाँ पे सेंटर में फील करने को मिलेगा। द पॉइंट्स वेयर यू फील सो इज वेयर एन आर्टरी इज लोकेटेड। It is the radial arteries of the wrist which is mostly used to measure the pulse rate। ये जो आर्टरी होती है ये सबसे ज़्यादा यूज में ली जाती है पल्स रेट को मेजर करने में, और इसका यूज भी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एक्टिविटी टू फील द काउंट द पल्स रेट। अब आपको क्या करना है, पल्स रेट काउंट करना है ना। आप आपके काउंट कर सकते हो, आपके फ्रेंड के, आपके घर में किसी के भी काउंट कर सकते हो। कैसे, मैंने आपको जैसे बताया कि आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड साइड की जो रिस्ट यानी कि जो कलाई होती है वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड की फिंगर्स से, उंगलियों से क्या करना है, सेंटर में पकड़ना है और फिर काउंट करना है कि 1 मिनट में हमारी पल्स रेट जो है वो कितनी है। ये एक्टिविटी उससे रिलेटेड ही है। टू काउंट द पल्स रेट ऑफ अ फ्रेंड। अब आप इसी तरीके से आप आपके फ्रेंड का पल्स रेट भी काउंट कर सकते हो। एक्सक्रेशन में क्या आएगा, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, बाहर होता है, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं होगा तो हमको हमारी जो प्रोसेस है बॉडी की उसको चलाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, इस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से हमको बाहर करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, एक्सक्रेशन कहलाती है। और एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें अलग अलग तरीके से होती है। कैसे होगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। हमारी आप देखोगे स्नेल जो है, नेल जो होते हैं वो भी होते हैं, उनको भी ये भी क्या है कि ये तरीके का हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो बाहर होता है। उसके बाद में यूरिन जो होती है, टॉयलेट जो होती है, वो भी वेस्ट मटेरियल देता है। इसके बाद हमारी बॉडी में जो सॉलिड वेस्ट होता है वो एनस की हेल्प से बाहर हो जाता है। इस तरीके से ये जो सारे जो एक्सक्रेशन है ये हमारी बॉडी में होता है।
अब एनिमल में एक्सक्रेशन किस तरीके से होता है हम पढ़ लेते हैं। एनिमल्स एक्सक्रेट वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में। इन एनिमल्स सच एज अमीबा द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इज अमोनिया। जो अमीबा जो होता है उसमें मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, अमोनिया होता है। डेट डिफ्यूजेस अक्रॉस द सेल्स मेम्ब्रेन्स इन द सराउंडिंग वाटर। ये क्या करता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर देता है उसको अमोनिया को और उसके आसपास के पानी में। इन फ्लेटवर्म्स द एक्सक्रेटरी ऑर्गन आर फ्लेम सेल्स एंड इज इन द अर्थवर्म देयर आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सक्रेशन। अब क्या होता है, जो फ्लेटवर्म जो होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लेम सेल्स होती है, और जो अर्थवर्म होते हैं उनमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सक्रेशन के लिए। एनिमल्स लाइक द बर्ड्स एंड स्नेक्स एक्सक्रेट अ सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। क्या होता है कि एनिमल्स जैसे कि बर्ड या फिर स्नेक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, सेमी सॉलिड वाइट कलर का एक कंपाउंड होता है उसको एक्सक्रेट करते हैं। Aquatic animals like the fishes excrete waste in the form of ammonia which dissolves directly in the water। और उसके बाद एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश, मछली जो होती है वो क्या करती है, अमोनिया जो होता है उसको वेस्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस करती है और जो कि डायरेक्टली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स हैव अ पेयर्स ऑफ द किडनी इज द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। हमारे ह्यूमन के अंदर किडनी के पेयर्स होते हैं, 2 किडनी होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करती है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, कि कौन कौन सा वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और वो कैसे बाहर होता है उसके बारे में बताएं। द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स एंड द वेस्टेज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन आर गिवन बिलो। कौन से वेस्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और वो कैसे बाहर होते हैं उसके बारे में बताया है। Skin help to remove the excess of water and salts from the body in the form of sweat। हमारी जो स्किन जो होती है वो क्या करती है, एक्सेस वाटर जो होता है उस या फिर जो एक्सेस साल्ट जो होता है हमारी बॉडी में उसको बाहर करती है, किससे, स्वीट यानी कि पसीने में, पसीने के फॉर्म में। लंग्स हेल्प टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम रिमूव द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट और फेसेस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, सॉलिड वेस्ट को रिमूव करता है। किडनी रिमूव्स वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी जो होती है वो क्या करती है, वेस्ट जो होता है उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर कर देती है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन हैज अ पेयर ऑफ द किडनी अलोंग विद द यूरेटर्स एंड द यूरिनरी ब्लेडर्स एंड द यूरेटा आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। यूरिया इज द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब जो हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है उसमें 2 पेयर्स होते हैं किडनी के, उसके साथ में यूरेटर्स होते हैं और यूरिनरी ब्लेडर्स होते हैं और यूरेटा होते हैं। ये क्या है, ये मेन पार्ट्स है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में, जिसमें यूरिया जो होता है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में उनसे बाहर हो जाता है। अब जो किडनी जो होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, द किडनी आर द लार्ज ब्राउन colored shaped organs located in the back of the abdomen। हमारी जो किडनी जो होती है वो कैसी होती है, बीन शेप, यानी कि एक जो बीज जो होता है उसके जैसी होती है। ये 2 होती है और ये कहाँ लोकेटेड होती है, एब्डोमेन के पीछे की साइड, एब्डोमेन में पीछे की साइड। इन साइज ईच वन इज अबाउट 4 to 5 इंचेस लॉन्ग। साइज में ये कितनी बड़ी होती है, 4 से 5 इंच की होती है। एक एक किडनी 4 से 5 इंच की होती है। दे फिल्टर द ब्लड टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट। ये क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, जिसमें कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जिसमें एक्सेस साल्ट होता है, वाटर होता है, ये क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। व्हेन द ब्लड इंटर्स द किडनी द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। जब किडनी से ब्लड होके गुजरता है तो इस कंडीशन में जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किडनी क्लींस ऑल द ब्लड इन आवर बॉडी एवरी 30 मिनट्स।
हमारी बॉडी जो है, सॉरी किडनी जो है हमारी बॉडी में, वो क्या करती है, हर 30 मिनट में हमारे ब्लड को क्या करती है, क्लीन करती है, साफ करती है। अबाउट 200 लीटर्स ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्स बाय द किडनीज ईच डे। लगभग 200 लीटर ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में किडनी के द्वारा डेली फिल्टर कर दिया जाता है। पर हमारी बॉडी में एक्चुअल कितना होता है, 4 से 5 लीटर ब्लड ही होता है। तो अब आप बोलोगे कि 200 लीटर ब्लड कहाँ से आया, तो वो बार बार हमारी बॉडी में जो किडनी जो है वो क्या करती है, उस ब्लड को फिल्टर करती है। वेस्ट सब्सटेंसेज गेट डिजोल्व इन द वाटर एंड आर रिमूव्ड एज ए यूरिन। जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और वो यूरिन के फॉर्म में बाहर हो जाते हैं। द बॉडी रिक्वायर्स अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ द वाटर डेली टू फिल्टर द वेस्ट। हमारी बॉडी को 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत, डेली ज़रूरत लगती है, जिससे कि हमारे जो बॉडी में जो वेस्ट है वो बाहर हो सके। हिंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ द वाटर पर डे। इसलिए हमको 6 से 8 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। द फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द किडनी गो टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो वेस्ट किडनी के द्वारा फिल्टर किया गया है वो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। थ्रो द यूरेटर्स वेयर इट इज़ टेम्प्रेरी स्टोर। और यूरेटर्स में वो टेम्प्रेरी स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद में व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इज अबाउट 150 to 420 ml। जब यूरिन का अमाउंट कितना हो जाएगा, 150 to 420 ml हो जाता है, तो यूरिन इज पोर्ड इनटू द यूरेटा। तो यूरिन जो है वो कहाँ चली जाएगी, यूरेटा में। टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और उसके बाद में बॉडी से रिमूव हो जाती है। एन एडल्ट पर्सन फेजेस 1.5 to 2.0 लीटर ऑफ द यूरिन इन अ डे। एक एडल्ट पर्सन कितना, 1.5 लीटर से 2.0 लीटर यूरिन पर डे में क्रिएट करता है, यानी कि टॉयलेट इतनी वो बाहर कर देता है। यूरिन कॉन्सिस्ट ऑफ द 95% ऑफ द वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% ऑफ इन द अदर वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी जो यूरिन होती है उसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये दिया हुआ है किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। एक्सक्रेशन बाय किडनी, किडनी से किस तरीके से एक्सक्रेशन होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से किडनी जो है वो वर्क करती है। अब ये वर्किंग ऑफ किडनी दिया हुआ है।